पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इस सीरीज का पहला कारोबारी सत्र। भारतीय बाजारों में शुरुआत तो बढ़िया हुई, नए रिकॉर्ड स्तर ही बने, लेकिन उसके बाद हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक 450 अंक टूटा, ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो कहीं ज़्यादा गिरावट थी। निफ्टी भी हायर लेवल से टूट के बंद हुआ, करीब 700 अंकों की आसपास की गिरावट तो निफ्टी बैंक में रही हायर लेवल से। ऑब्वियसली बात, एक बढ़िया तेजी आई तो उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग तो रहेगी। सेंसेक्स करीब 200 अंकों के आसपास टूटा हायर लेवल से, लेकिन अच्छी चीज़ क्या थी, एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस फेवर में थे, 1300-1350 शेयर तेजी में थे, 1000 शेयरों के आसपास बिकवाली सोफार देखने को मिल रही थी। तो आज फिर भी ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर उतनी बिकवाली नहीं थी। एटलीस्ट मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स रिस्पाइट दे रहे थे, और ये वो तब है जब पिछले 3 से 4 सेशन में जबकि लार्ज कैप चले हैं और मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चला। आज मिड कैप स्मॉल कैप चला, लार्ज कैप नहीं चला, लेकिन बहुत तो वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी कंफर्टेबल बाइंग एटलीस्ट आपको दिखाई पड़ेगी। रिलायंस आज फिर नई तेज़ी में था, नई ऊंचाई पर पहुंचा, 21 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार करने वाली देश की पहली कंपनी बनी। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में थोड़ी बहुत बाइंग थी, एसबीआई में थोड़ी बहुत बाइंग थी फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में प्रॉफिट टेकिंग आई। तो पीएसयू बास्केट तेज़ी में था, पीएसयू बैंकिंग तेज़ी में था। ऑयल एंड गैस में खरीदारी थी, जिसमें से गैस में महानगर गैस, आईजीएल ये सब चल रहे थे, और पेट्रोनेट, एलएनजी, गेल, इनमें भी कुछ हद तक खरीदारी देखने को मिली। टाटा मोटर्स में आज थोड़ी बहुत खरीदारी थी ऑटो स्पेस से। निफ्टी के टॉप गेनर में ओएनजीसी का नाम भी शुमार था, आज खरीदारी में वहाँ भी खरीदारी थी। इसके अलावा इंडिया सीमेंट 2 दिन की बढ़िया तेज़ी के बाद थोड़ा फ्लैट साइड पे जाके कहीं बंद होता दिखाई पड़ा। सीमेंट इनफैक्ट जो बढ़िया तेज़ी दिखाई थी, उसके बाद थोड़ी सी आज प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं वहाँ पर देखने को मिली। डिफेंस शेयरों में थोड़ी बहुत बिकवाली थी, और कुछ मिला जुला मूव था। सीडीएसएल में बोनस की खबर के बीच में स्टॉक में एक बढ़िया तेज़ी रही, 20% तक का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। सो ऐसे करके अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज कर रही हैं, और उसके हिसाब से ही कामकाज हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स पे आप नज़र रखिएगा, और अब स्लोली एंड स्टेडली हम कल जब पहुंचेंगे, 1 तारीख की शुरुआत होगी, तो हम ऑटो सेल्स के नंबर्स के साथ शुरुआत करेंगे। फिर स्लोली एंड स्टेडली 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर से आपको अर्निंग दिखाई पड़ने लग जाएंगी। 10 जुलाई से आप कह लीजिए अर्निंग दिखाई पड़ने लग जाएंगी, और फिर वो बजट की तरफ भी हम जाएंगे। तो बहुत इवेंटफुल मंथ सामने खड़ा है, बहुत कुछ होने वाला है, उस पर ध्यान रखिएगा। बाकी मानसून का अपडेट, क्योंकि आज बॉम्बे में तो बारिश है ही, मुंबई में सॉरी, और दिल्ली में भी बारिश आज बहुत सीवियरली हुई है, जिसके साथ मानसून का आगाज़ हुआ है। 220 mm के साथ बारिश हुई है, तो ध्यान भी रखिए अपना, और मानसून के अपडेट्स के ऊपर भी नज़र रखिएगा। तो ये सब तरह की चीज़ें हैं जिनको आप अदरवाइज़ देखिएगा, जो इवेंट के तौर पर, ट्रिगर के तौर पर कामकाज करने वाले हैं। बाकी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर, जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल आया है पीयूष दुबे जी का। हेलो सुमित जी, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। थैंक यू सर। मेरे पोर्टफोलियो का 20% बैंक एंड फाइनेंस में है, इक्वल अमाउंट इन्वेस्टेड है एचडीएफसी बैंक में, बजाज फाइनेंस में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एंड पीएनबी में। ठीक है सर पीयूष जी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बड़े नाम है, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर कंसेक्यूटिवली बेटर आ रहे हैं, अगर आप ईयर बाई ईयर नंबर देखेंगे तो अच्छे नंबर कर रहे हैं लोग। पीएनबी बस थोड़ा लैगार्ड ज़रूर है, लेकिन ठीक है, 2014 के बाद अब जाके उन लेवल्स के आसपास आया, कहीं 10-11 साल बाद। सो लेट्स सी कैसे कामकाज करता है। एज ऑफ नाउ तो ठीक है, बट 2 बड़े नाम हैं, एक आध बड़ा नाम और इसमें आप ऐड कर सकते हैं। सो फार आप होल्ड करिए, बट नज़रिया मैं सोचता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि लंबी अवधि का होगा, तो उसके हिसाब से आप रणनीति बनाइएगा अपनी। हेलो सुमित जी, रिलायंस की तरह और कोई स्टॉक है क्या जिसमें मल्टीपल बिजनेस एक ही स्टॉक में ट्रैक हो जाते हों, जैसे टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस रिलायंस में है? गुड क्वेश्चन है, बहुत समय बाद ऐसा कोई सवाल आया। आईटीसी है ऐसा एक कंपनी जिसके अंदर मल्टीपल बिजनेस आते हैं। अदानी एंटरप्राइज ऐसी कंपनी है जिसके अंदर मल्टीपल बिजनेस आते हैं। ग्रासिम ऐसी कंपनी है जिसमें मल्टीपल बिजनेस आते हैं। इनफैक्ट एलएनटी भी एक ऐसी कंपनी है। एलएनटी को आप स्टैंड लोन बेसिस पे कंस्ट्रक्शन कंपनी देखते होंगे, लेकिन कंसो बेसिस पर उसमें आईटी भी आता है, उसमें उनके एनबीएफसी बिजनेस भी आते हैं, तो कंसो कंपनी भी वही हो जाएगी। और कॉन्ग्लोमोरेट के तौर पे आईटीसी सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमोरेट है, इसके अंदर बहुत सारे और बिजनेस भी आते हैं। ग्रासिम अच्छा कॉन्ग्लोमोरेट है। बाकी होल्ड कोस आ जाएंगी, लेकिन आप होल्ड कोस को अगर अवॉइड भी कर दें, देखिए सर रिलायंस के केस में एक अंतर है बाकियों से, इसलिए नहीं कि रिलायंस की कंपनी है, चलिए वो तो अगर मैं 1 मिनट को साइड रख भी दूं तो भी आपके पास दूसरी ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह की हो। कई लोग बोलते हैं कि आप रिलायंस के इतने बारे में बोलते हो, गुणगान करते हो, काइंड ऑफ ये वर्ड बोला था किसी ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो गुणगान लायक है उसी का गुणगान करूंगा ना। तो अगर है कोई कंपनी दूसरी जिसका 70,000 करोड़ का प्रॉफिट आता है साल का, तो मुझे दिखा दो, मैं भी उसको पढ़ लूँगा, मुझे बड़ी अच्छी लगेगी पढ़ने में, लेकिन नहीं है ऐसा। सो अमंग ऑल में एक
मतलब ऐसी कंपनियां जिनके प्रॉफिट्स हर कुछ साल में डबल हों या कंसेक्यूटिवली बढ़ रहे हों, इस तरह की कंपनियों को तो आप पोर्टफोलियो का कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना ही सकते हो। HDFC बैंक इस तरह की कंपनी है जो पिछले कई सालों से कभी जिसका प्रॉफिट गिरा नहीं, पिछले साल से ज़्यादा ही प्रॉफिट निकाला उसने हर साल। एक बड़े बेस को बड़ा करना और बड़ा चैलेंज होता है। आप 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट एक साल में निकाल सकते हो, लेकिन 10,000 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट निकालना वो और बड़ी बात होती है। तो आपका स्केल कितना बड़ा आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। सो इस तरह की कंपनियों को आप आइडेंटिफाई करिए। इसलिए बार बार बोलता हूं कि वो कंपनियां ढूंढिए जिनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ताकि अगर वो कंपनी आप आज ढूंढ रहे हैं तो अगले 10 साल बाद उनका स्केल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ ही रहे हैं। आज से किसी ने पूछा था कि 2005 में क्या पता था रिलायंस होगा ऐसा? हाँ, पता था उस समय भी कि रिलायंस ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि रिलायंस के प्रॉफिट्स उस समय इतने ख़राब आते थे, तब भी उसके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे थे और वो स्केल दिखाता था बड़े होने का। कंसेक्यूटिव बड़े होने वाली, प्रॉफिट बढ़ने वाली कंपनियों को आइडेंटिफाई करिए और उससे आपको बहुत हद तक फ्यूचर की दिशा दशा दिख जाएगी। स्टॉक डबल हो या ना हो, अगर फ्यूचर में प्रॉफिट डबल हो रहा है तो स्टॉक अपने आप फॉलो करेगा, क्योंकि प्रॉफिट को स्टॉक फॉलो करता है, स्टॉक को प्रॉफिट कभी फॉलो नहीं करता है। हर हाल में आपको वही कंपनी ढूंढनी होगी जिनकी प्रॉफिट ग्रोथ है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, घूम के आपको यही देखना है। बेटर है आज देख लो, ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको। लार्ज कैप को छोड़ भी दूँ तो मिड कैप में आप आ जाओ। APL अपोलो देख लीजिए, क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट की ग्रोथ आई है, स्टॉक ने फॉलो किया। पॉली कैप में क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ आई है, स्टॉक ने फॉलो किया। कोविड के बाद इंडिगो की प्रॉफिट ग्रोथ आई है, स्टॉक ने फॉलो किया। IRCTC में भी इनफैक्ट आनी शुरू हो गई है धीरे धीरे, वो भी स्टॉक फॉलो कर रहा है। यू हैव टू फॉलो द प्रॉफिट, आज नहीं तो कल। LIC पे इसलिए कहता हूँ नजर रखिए, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। स्टॉक अभी अभी आया है, अभी बहुत कुछ ने समय बिताया नहीं है। एक लंबे अंतराल में वो शायद पैसा बना के देगा, तो इसीलिए आप उस पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो लाइक वाइज प्रॉफिटेबिलिटी इज़ की, तो यू हैव टू फॉलो। आप IRFC को देखिए, जब वो 30 रुपये पे था और आज का जो प्रॉफिट है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का जंप देखिए, उससे अंदाज़ा लग जाएगा क्यों इतना स्ट्रॉन्ग भागा है वो शेयर। इवन REC एंड हुडको भी। लेकिन जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, MMTC, HMT, STC, IFCI, MTNL, इनमें कहीं प्रॉफिट्स नहीं है, लेकिन फिर भी शेयर भाग रहे हैं। यहाँ से थोड़ा बचिए, जहाँ प्रॉफिट है वहाँ रहिए। सीधी सी बात है, वहाँ पूरी ज़िंदगी बने रहेंगे तो रिस्क नहीं है ना, प्रॉफिट तो दे ही रही है कंपनी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर, योर व्यू ऑन साकार हेल्थ केयर, बाइंग प्राइस है 405 रुपये एंड रेट इज़ 315। शर्मा साहब देखो, ये कंपनी जब मतलब अहमदाबाद बेस्ड ये कंपनी है, इनके फार्मा के साथ साथ कुछ हॉस्पिटल बिजनेस भी है। प्रकाश दीवान साहब जो बाजार के जानकार बन के आते हैं, उनका इसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में भी नाम था, 5% के आसपास शायद उनका स्टेट है इसमें। उनसे ही मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत पहले बात हुई थी, तब पता चला था। प्लांट भी इस कंपनी का देखने की बात थी, मैं जा नहीं पाया हूँ अब तक। लेकिन अदरवाइज़ इस कंपनी में शेयर टूटा तो बहुत है, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं। 420 रुपये टूट के 320, 310 रुपये घूम रहा है। स्टेबल होने दीजिए, अगर एक बार स्टेबल हो जाए तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्टेबल होना ज़रूरी है। अगर आप एक बहुत लंबे समय तक ये दाम होता हुआ देख रहे हैं तो आप एंटर कर लीजिएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ थोड़ा वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। ओके, साकार हो गया, रिलायंस हो गया। वाई अदानी पावर पी इज लोएस्ट अमंग द पावर जनरेटिंग कंपनीज। अनुपम जी देखो, इसके केस में अगर आप अदानी के 12 साल के रिजल्ट देखेंगे पुराने, वो स्क्रीनर मिल जाएंगे, आप वहाँ पढ़ सकते हो, तो शायद पिछले 7 साल में लगातार लॉस दिया है इसने। फिर इसका एक लॉस कम हुआ, फिर वो प्रॉफिट में आई, फिर प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्योंकि ये कंपनियां जो भी हैवी कैपिटल गुड्स इंटेंसिव कंपनीज होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज होती हैं, उनमें कैपिटल लगता है एक लेवल तक, उसके बाद उनका आउटकम आना शुरू होता है। वो आउटकम आना जब शुरू होता है तब उनकी अर्निंग ग्रोथ होती है, अर्निंग एक्सपैंड करती है एकदम से। जो अर्निंग एक्सपैंड की है उसकी वजह से उनकी EPS बढ़िया दिख रही है आपको, और इसलिए PE सस्ता दिखता है। बाकी सारी कंपनियां पुराने एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, टाटा पावर, CESC, NTPC, कोई भी कंपनी उठा लीजिए, ये बहुत पुरानी पावर जनरेटिंग कंपनीज है। अदानी पावर इज अ न्यू बॉय अमंग अदर्स। तो इसीलिए, और यहाँ चीज़ें भी बहुत जल्दी जल्दी भी बदली हैं। ये कंपनी चला बहुत है शेयर, फिर भी वैल्यू में सच में सस्ता है, इसमें भी कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन थोड़ा ये ग्रुप से बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव माना जाता है, इसलिए अवॉइड करते हैं लोग इसे। बट अच्छी कंपनियों में अगर इस ग्रुप में आप जाना चाहते हो तो अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेज, 3 कंपनियां जो कि ग्रुप में सबसे पहले कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। फिर आता है अदानी एनर्जी एंड ऑल, तो उन पर भी कोई खराबी नहीं है, बट ये पहले
कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल जनरेटिंग है, कैश जनरेटिंग है, इनके ऊपर आप अदरवाइज भी नजर सकते हो और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इनमें। ओके, PSU स्टॉक टू एक्यूमुलेट फॉर 2 लिटिल बॉयज नाउ। घोष साहब, मेरी राय ये है कि आप अगर 2 छोटे बच्चों के लिए निवेश करना चाह रहे हैं तो पहले प्राइवेट कंपनियों में ही आइडेंटिफाई करिए, उन कंपनियों को जो लीडर रहे हैं, मतलब जिनको ये सलाह मैंने 10 साल 12 साल पहले दी थी जब उनके छोटे बच्चे थे, तो उनकी कंपनी आज नए ऑल टाइम हाई काट रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, रिलायंस हो या TCS हो या HDFC बैंक हो। क्योंकि ये तरह की कंपनियां, जो बड़ा है वो और बड़ा होता ही रहेगा विद टाइम। इसलिए नहीं कि उनमें कोई खराबी है, इसलिए कि दे आर वेरी वेल मैनेज्ड। उन्होंने हर तरह के उतार चढ़ाव देख लिए हैं बाजार में। 2008 की मंदी भी, 2012 की कमोडिटी क्रैश भी, 2016 की नोटबंदी भी, एंड लाइकवाइज। तो इतनी चीज़ों को देखने के बाद वो स्केल तक पहुँचे एंड दे कीप ऑन ग्रोइंग एंड गेटिंग बिगर। और बहुत सारी सरकारों को भी वो देख चुके हैं, चाहे यूपी हो, चाहे NDA हो, चाहे मिक्स हो। सो इसलिए उनको बहुत फ़र्क पड़ता नहीं। अब रही बात आपके PSU के सवाल की, तो PSU में ऐसी कोई कंपनी जो आपको बच्चों के लिए इकट्ठी करनी है, तो ईदर कोल इंडिया या तो सही लगती है ONGC, दूसरा नाम सही है, ये 2 नाम सही हैं, या PSU ETF ले लीजिए, सिंपल, ताकि सारा PSU कॉम्बो आपको मिल जाए और आप उसके हिसाब से बने रहें। बच्चों के लिए जब भी कभी इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी इन्वेस्ट करे, पहली प्रेफरेंस हमेशा सस्टेनेबिलिटी को दीजिए। सस्टेनेबिलिटी रहेगी तो रिटर्न अपने आप आ जाएगा। होता है ना, क्रीज पर टिके रहोगे तो रन अपने आप बन जाएंगे। सो सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 10 साल बाजार में रुक भी गए ना, तो भी पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन रुकना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि 10 साल में ये कह देना अरे नीचे आएगा मैं ले लूँगा, नीचे आएगा मैं होल्ड कर लूँगा। आज ही मैं एक इंडेक्स पढ़ रहा था, सन 2012 में जो रियल्टी इंडेक्स था उसमें और आज में 12 ऐसी कंपनियां हैं जो डीलिस्ट हो चुकी हैं। सो ऐसा नहीं होता कि आपने होल्ड कर लिया तो आपको लगता है कि वो सही रहेगा। कई बार कंपनियां गायब हो जाती हैं और बिल्कुल ही गायब हो जाएंगी सिस्टम से। बहुत अच्छे अच्छे नाम रातों रात गायब हो जाते हैं, उनमें ये भी नहीं पता चलता कि हुआ क्या। ऐसे बहुत एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे वो था एक V से कंपनी थी, वैसे तो अच्छी कंपनी है, वकरांगी में रातों रात नहीं पता चला किसी को क्या हुआ। GTL का चार्ट देखिए कभी, एक दिन के अंदर वो शेयर 60% साफ हो गया था। मुझे आज भी याद है, F&O का शेयर था, 3200 रुपये का शेयर था। सो क्यों? क्योंकि वो कुछ आया उसमें और सडनली टूट गया। GTL इंफ्रा दोनों, आज वो सबको सही लग रहा है कि वो दोबारा चलना शुरू हो गया, बट ये सब पुराने हिस्ट्री इसी बाजार में हुई हैं। सो इसीलिए सस्टेनेबिलिटी वाली कंपनियों को आइडेंटिफाई करिए जहाँ सस्टेनेंस है, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। बच्चों के लिए तो थोड़ा रिस्क कम हो, वो ज़्यादा बेहतर है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और हेलो सुमित सर, आई एम न्यू टू स्टॉक मार्केट। आई हैव संवर्धना मदरसन, IRFC, हैप्पीएस्ट माइंड, टाटा पावर, टाटा मोटर, जेंसा टेक, अमर राजा, लॉन्ग टर्म व्यू। पटेल साहब, अगर आप नए हो बाजार में तो आपने फिर भी कंपेटिवली अच्छे नाम चुने हैं, मतलब ये नहीं कहूँ ख़राब है। जेंसार अच्छी कंपनी है, हैप्पीएस्ट माइंड अच्छी कंपनी है, टाटा पावर बहुत अच्छी कंपनी है, टाटा मोटर भी बहुत अच्छी कंपनी है, अमर राजा भी बहुत अच्छी कंपनी है, संवर्धना भी अच्छी कंपनी है। बस इनके टाइम फ्रेम थोड़े अलग अलग हैं। कोई बहुत चल चुका है, कोई बिल्कुल नहीं चला है, कोई बहुत चलने के बाद आपने लिया है, ऐसी सिचुएशन है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब के सब वो शेयर हैं जो पब्लिक को बहुत पसंद है, इसलिए सबके खातों में आज की डेट में मिलेंगे, तो इनमें कंसोलिडेशन लंबा चलेगा। टाटा पावर, टाटा मोटर, संवर्धना मदरसन, हैप्पीएस्ट माइंड, ये ऐसे शेयर है जो हर खाते में आज की डेट में सबको पसंद आते हैं। सो जो सबको पसंद आता है वो शायद बाजार को थोड़े दिन के लिए ना पसंद आए, इसलिए पेशेंस रखिएगा। अमर राजा भी अभी चला है तो उसमें भी आई गई होगी रिटेल पब्लिक देखकर उसमें तेज़ी को। सो आम तौर पर इन शेयरों में कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन कंपनी की क्वालिटी में खराबी नहीं है। आप सब में बने रह सकते हैं क्योंकि 5 साल का नज़रिया है। पेशेंस ऊपर नीचे हो सकता है, 1 आध साल तक का भी, लेकिन पेशेंस रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपका शेयर नहीं चल रहा, दूसरे का शेयर चला जा रहा है, कल को जब आपका चलेगा तो उसका नहीं चलेगा। सो इधर उधर भागने की बजाय स्टिक टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। आप अपने भरोसे पे हैं, अगर ये अपना डिसीजन आप ले चुके हैं तो उस पर स्टिक करिएगा। दूसरे की चलती हुई लाइन को देख के मत भागने लगिएगा उसके पीछे, जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। सो बेटर इज अच्छी कंपनियां हैं, नंबर्स पे नज़र रखिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी में नज़र रखिएगा, नीचे आए तो आराम से ऐड करिएगा, पेशेंस रखिए। नए निवेशक हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेशेंस है। पैसा तो बन ही जाएगा, बस पेशेंस पहले रखिएगा। शुड आई बाय हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज
SCI लाल एट दिस लेवल इन फेवर गवर्नमेंट थ्रस्ट ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग। देखो चंद्रमूर्ति साहब, ये बात है मार्केट में कि जो रियल स्टेट कंपनियां ओन्ड बाय गवर्नमेंट्स हैं उनमें कुछ एक्टिविटी हो सकती है। सो नियर टर्म मोमेंटम तो यहाँ पे शायद बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इन लैंड का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, और उसमें गवर्नमेंट इन्हें क्या डिप्लॉय करेगी ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके पास ज़मीन है, उस ज़मीन का इस्तेमाल अगर गवर्नमेंट करती भी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए तो आपको क्या मिलता है उसमें, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता ना कि पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़मीन का यूज़ हो रहा है और कंपनियों को कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा और आपने ले लिया सिर्फ इसी ट्रिगर पे कि वहाँ पे वो लैंड डेवलप होगी। सो बातचीत इसलिए भी कि थोड़ा मोनेटाइजेशन हो सकता है, थोड़ा कमर्शियल यूज़ हो सकता है, तो शायद चल भी जाए नियर टर्म में, लेकिन ये नियर टर्म के ट्रिगर पे ही काम करेंगे। लॉन्ग टर्म में इनके नंबर्स को आप देख लीजिए, उसके बाद कॉल लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। ओके, हेलो सुमित सर, लॉन्ग टर्म व्यू ऑन NHPC एंड BEL दोनों बहुत चले हुए हैं। हवलदार साहब थोड़ा ध्यान संभल के काम करिएगा। BEL भी, मतलब BEL आपको जो छोटा सा दाम दिखता है ना, वो 150, 200, 300 रुपये वाला, ये दाम 200-300 नहीं है। जब इसके सारे बोनस स्प्लिट एडजस्ट करेंगे 10,000 के ऊपर का दाम है इसका। सो ये बहुत सारे इसमें एडजस्टमेंट आए हुए हैं, इसलिए वो छोटा सा दिखता है नहीं ऐसा। सो इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखिएगा। NHPC भी चला है बहुत नीचे से, सो आप होल्ड तो कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट कीप योर स्टॉप लॉस अलॉन्ग, वन। और दूसरा, अगर ये सोच रहे हैं कि PSU की एक बढ़िया तेज़ी हम देख चुके हैं और वैसी ही बढ़िया तेज़ी आगे भी रहेगी, तो उम्मीद ज़रा कम रखिएगा, क्योंकि स्मार्ट पीपल आर सेलिंग PSUs। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा इसमें। Mirai Asset Nifty EV ETV in NFO invest or not? सनी सर, आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर म्यूचुअल फंड। वन ऑफ द थिंग ये जरूर कर सकते हो कि वो 6:30 बजे शो आता है पर्सनल फाइनेंस का, वहाँ आप अपना सवाल पूछ लेना। सवाल कैसे पूछना है, तरीका ही भेजते हैं, email ID होता है yourmoney@nw18.com, उस पर आप भेज दीजिए अपना सवाल। वहाँ पर जो गेस्ट होगा वो आपको राय दे देगा। जो भी आपका पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा सवाल है, म्यूचुअल फंड से जुड़ा सवाल है, कैसा भी सवाल हो पोर्टफोलियो को लेकर, आप वहाँ पे आप मेल कर दो। वो लोग अपना, आपका जो गेस्ट होंगे हमारे साथ, उनके आपका सवाल मैं ही ले लूँगा, क्योंकि मैं ही शो में होता हूँ। सो वहाँ पर आपका सवाल ले लेंगे। ये प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बोल दूँ लेना है नहीं लेना है टाइप्स। सो अभी के लिए आई एम नॉट द राइट मैन फॉर इट। तो बेटर आप सही जगह जाइए जहाँ से आपको सही सलाह मिल पाए, फालतू में भटकने की क्या ज़रूरत है, तो वहाँ से ले लीजिए। बेस्ट गेस्ट आते हैं, वो अपने आप आपको राय दे देंगे। कोफोर्स वर्सेस LTIM सीम्स बेटर ऑलवेज अमित जी, मतलब इसलिए नहीं कि वो महंगे वैल्यूएशन पे है, 40 के आसपास है, बट उसकी अर्निंग में ज़्यादा एक्सपेंशन आएगा। माइंडट्री के जो L&T और माइंडट्री के मिलने के बाद जो नई एंटिटी बनी है उसमें अच्छा गेन आना चाहिए। सो मेरे ख्याल से बने रहो आप, ज़्यादा बेटर। LTIM इज़ बेटर। Hi sir, I have 15 stock and I do invest in those every month which are below or same to my average price. Is it good? Yeah, it is perfectly fine प्रकाश जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप सही स्टॉक्स, अगर आपके 15 नाम मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी अच्छे नाम हैं अगर आप उनमें हर फॉल में ऐड कर रहे हैं तो यू कैन ईजिली ऐड। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से मुलाकात होगी अब सोमवार को। हैप्पी वीकेंड, और आप लोग अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें किसी भी निवेश